कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती, सिर्फ ज़रूरत है एक सही मार्गदर्शन की। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार शाम 5 से 6 आपके लिए लेकर आते हैं, जहां आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर। चलिए मिलकर सर का सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। नमस्ते जी। तो सर, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस पर, सर 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाने वाला है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को कहा जाता है। हेपेटोलॉजी लीवर की स्टडी होती है। हेपेटाइटिस लीवर का इन्फ्लामेशन, लीवर की बीमारी जिसमें लीवर के अंदर सूजन हो जाती है। जहाँ भी आइटिस आता है इसका मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। जो है लीवर का साइज बड़ा हो सकता है, नहीं तो जो उसके जो मार्कर है, मतलब जो ब्लड के अंदर जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, उनका लेवल SGOT SGPT का बढ़ सकता है। तो लीवर की बीमारी बेसिकली हम समझना चाहिए हेपेटाइटिस है जी। सर, एक कॉल है हमारे यहाँ पर, दर्शक से भी ज़रा जुड़ लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ झारखंड से। जी सर, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मेरी बेटी है 9 साल की, उसको हार्ट में कुछ इश्यू है। जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो थोड़ा काम ठीक से नहीं करता है, जिससे उसकी जो पल्स रेट है वो कम रहती है। नॉर्मल उसका एवरेज पल्स रेट 55 है और रात को उसका पल्स रेट और कम हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको परमानेंट पेसमेकर लगाने के लिए सजेस्ट किया है जी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मनीष जी, आपकी हिम्मत की और करेज की मैं दाद देता हूँ। हर बीमारी को हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में, स्पिरिचुअल मेडिसिन में हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट नॉलेज है। अब यहाँ पर जो है हार्ट की जो पेसमेकर की जो नर्व कंडक्शन है उसको स्लो डाउन है, उसको तेज़ करने के लिए हम ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हैं। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी छोटी उंगली के टिप्स पे है। तो आपको इस बच्ची के इस ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है और ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के बाद इस पर लाल रंग लगाना है। लाल रंग जो है दिन के समय 6 घंटे के लिए लगेगा। इसे अब टिप्स पे अच्छे से पूरा लाल करके लगा देना है और दोनों हाथ में करेंगे। लेफ़्ट, चूँकि लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है हमारा, तो लेफ़्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोनों तरफ करना है। साथ ही साथ हमारे पैर में K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको लाल रंग लगाना है। वहाँ पे कोई दबाने की क्रिया नहीं करनी है। किडनी का दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट K2, आप इंटरनेट पे भी डालेंगे तो K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट आ जाएगा। पैर में जो हमारा सफ़ेद हिस्सा तलवा और जो सांवला हिस्सा जो ब्राउन कलर का होता है उसके जंक्शन पे ये K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है, SP4 से थोड़ा सा पीछे। तो K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप लाल रंग लगाएंगे, वहाँ पे कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जो हार्ट चक्रा, आपने अध्यात्म में 7 चक्रों के बारे में सुना होगा। हार्ट का नर्व कंडक्शन अगर स्लो है तो ऑब्वियस है कि हार्ट चक्रा जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो हार्ट चक्रा को अच्छा काम करने के लिए आपको मेडिटेशन में उसको 5 मिनट, बच्ची छोटी बच्ची है तो 5-10 मिनट ही बैठ सकती है, प्यार से उसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठाया करें, है ना, वो बैठ जाएगी। और जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के लास्ट में उसके पीठ पे या सोई हुई हो तो उसके पेट पे, मतलब हार्ट पे हाथ रख कर 5 मिनट के लिए ध्यान करें। दोनों ही पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों बारी बारी से कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे, 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। और 5 मिनट हाथ रखकर ध्यान करना है। और यह भाव की जो कॉस्मिक ध्यान में, अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी, हमारा जो मेन वीडियो है मेडिटेशन का स्पिरिचुअल रियलिटी, अगर आपने वो देखा होगा, नहीं होगा देखा हो, देख लीजिएगा, यूट्यूब पे डालिए स्पिरिचुअल रियलिटी, PMC हिंदी आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। ध्यान में हमारे चक्रास में, नाड़ियों में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है, तो आपके हाथ के स्पर्श से वो एनर्जी उसके हार्ट में ट्रांसफ़र होगी। तो टच थेरेपी के माध्यम से आप एनर्जी उसे भेज सकते हैं। बाकी उसे भी हार्ट आप मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा इनकरेज करें। और हार्ट का जो फंक्शन है
वो फंक्शन है खुश रहना। जितना आप खुश रहेंगे आप दोनों ही, और यहाँ पे जो ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं उन पेरेंट का रोल ज़्यादा होता है। अगर आप अपनी बेटी से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आपके हार्ट चक्रा के हेल्दी होने से आपकी बेटी का हार्ट चक्रा हेल्दी होगा। तो आप भी अधिक खुश रहें अपने जीवन में। जितना आप खुश रहेंगे आपका हार्ट चक्र अच्छा रहेगा तो आपकी बेटी का भी हार्ट चक्र अच्छा रहेगा। दोनों जुड़े हुए हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने जीवन में। मदर और फादर के लिए है, बच्ची तो नहीं करेगी, ब्रेथवर्क करना है। हमारे श्रेयांश डागा का ब्रेथवर्क है और वो ब्रेथवर्क बहुत अच्छा नाड़ियों को खोलता है, तो आप वो भी किया करें छुट्टी के दिन। 1 घंटा उसमें समय लगता है, तो उससे भी आपको हेल्प होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि सर ने आपको जो कुछ भी बताया है वो आप करेंगे और आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कॉलर जुड़े हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए सर अपना। मैम, मेरा नाम कृष्णकांत है। नमस्कार जी, सवाल पूछिए अपना। मैं 30 साल का हूँ डॉक्टर साहब, और मुझे पिछले 6 साल से शुगर था जी। कुछ इसकी मतलब बिना एलोपैथी या आयुर्वेद में कुछ इलाज हो या घरेलू कोई नुस्खे हो तो आप बता दीजिए अपनी तरीके से। शिशुपाल जी, या जो आपका नाम स्पष्ट नहीं मैं सुन पाया। कृष्णकांत सर। हाँ, कृष्णकांत जी, आप हमारे नए दर्शक हो लग रहे हैं। यहाँ पे हम कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं बताते, यहाँ पे हम कोई नुस्खा नहीं बताते। यहाँ पर आध्यात्मिक उपचार बताया जाता है। हमारे भीतर की नाड़ियों में 7 चक्र होते हैं। वो चक्र ध्यान की साधना से बेहतर होते हैं। अगर आप रोज़ ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर एनर्जी फ्लो आएगी, और उस एनर्जी के आने से, चक्रा के हील होने से सभी बीमारियां ठीक होती हैं। ध्यान में बैठना, डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो, उसको हील करने का सबसे बड़ा साधन है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जब आप समझ लेंगे और समझकर विश्वास के साथ ध्यान करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नुस्खों पर कि यहाँ पर नहीं बात कर जाती, क्योंकि वो उतना काम नहीं करते। आप नुस्खे जब तक ले रहे हैं तब तक कंट्रोल रहता है, नुस्खे बंद हुए आप फिर से वो चीज़ बीमारी आ जाती है। जब ऊर्जा पर काम होती है तो ऊर्जा वो गहरा होता है। तो आप हमारे सभी प्रोग्राम देखिए, ध्यान करना शुरू कीजिए। नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो उससे आप हेल्दी रहेंगे। जी, तो देखिए कृष्णकांत जी, जिस तरह से सर ने बताया कि आप नुस्खों पर सिर्फ यहाँ पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप ध्यान करिए, ध्यान करने से आपकी सभी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो सर, जैसा कि हम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस पर, आपने बताया कि क्या होता है। सर, यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आखिरकार सर ये क्यों होता है, इसके आखिरकार सर यहाँ पर कारण क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। हेपेटाइटिस जो वर्ड अगर हम देखें तो आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन आ रहा है, और ज़्यादातर इन्फ्लामेशन जो होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। मतलब कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादातर वायरस के ही इन्फेक्शन होते हैं। तो या नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी होती है। तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो स्ट्रेस है, मतलब एग्जैक्ट कारण मेडिकल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ना, उसको बोलते हैं कि इडियोपैथिक कारण। एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है, लेकिन जो कुछ कारण पता चले हैं उनमें बाहर से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी वायरस का, कभी कभी हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कैसे ट्रिगर होता है, हम कैसे वातावरण में रहते हैं। और सबसे बड़ा वातावरण तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारे माइंड का। और वही हमारे चैनल की, हमारे इसका यहाँ की खासियत है। क्या इस विषय पर बहुत कम बोला जा रहा है, कम डिस्कस हो रहा है। हम ये यहाँ पर बताते हैं कैसे आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, देखिए आप कैसे वातावरण में रहते हैं, वायुमंडल कैसा है, एटमॉस्फेयर, उसका ही फ़र्क पड़ता है। हरे भरे एरिया में यथासंभव हमें रहना चाहिए, पार्क में हमें जाना चाहिए। जितना हम नेचर के साथ रहते हैं उतना हम हेल्दी रहते हैं, है ना। तनाव, जितना हम भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले एरिया में रहेंगे उतना हमारे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, इन्वायरमेंट का स्ट्रेस, है ना, वातावरण का। तो ये फैक्टर तो है ही, लेकिन हमारा मेंटल इन्वायरमेंट, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब तनावपूर्ण जीवन हो, जब हमारा भोजन ठीक नहीं हो, तो इन सभी कारणों से हेपेटाइटिस होता है। जी सर, कॉल दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम नविता है, रेवाड़ी से बोल रही हूँ। जी मैम, सवाल पूछिए। मैम, मुझे ना किडनी की प्रॉब्लम है और अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो ध्यान तो मैं करती हूँ, लेकिन उनके लिए कोई अलग से कुछ हो।
हाँ रविता जी, आपने ध्यान अगर सीखा है तो ध्यान के प्रोग्राम में आपको बताया गया होगा कि ध्यान के साथ साथ हमें स्वाध्याय की आवश्यकता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, यानी कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, हमें अपनी सोच विचार को कैसे रखना है, हमें कैसी वाणी बोलनी है। हम जब बातों को जब बोलते हैं, हम कितना निगेटिव बोलते हैं, कितना पॉजिटिव बोलते हैं, इन सभी का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अपने बोलने में सकारात्मकता लाने के लिए आपको ये यू कैन हील योर लाइफ पढ़नी है ना। हो सके तो आप अपने 24 घंटे के जीवन में 5 मिनट चिंतन करने के लिए रखिए कि आज मैं कितनी सकारात्मक रही। क्या मुझे अननेसेसरी का गुस्सा आया? क्या मेरे भीतर कोई डर है? क्या मुझे भविष्य का डर है? भविष्य क्या होगा, है ना। जो किडनी जो है वो हमारे विल पावर से जुड़ी होती है, हमारी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग से जुड़ी होती है। अगर हमें भविष्य का डर होता है या हमें नॉर्मली डर ज़्यादा लगता है, तब किडनी वीक होती है। तो अगर आपके भीतर डर है, फोबिया है, तो उस डर पर काम करें, डर को जीतें, डर को समझें, डर से बाहर आएँ, डर को हील करें, है ना। उसको डर को हील करने में यह पुस्तक बहुत अच्छा काम कर सकती है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं डर को समझने में। चूँकि हम बीमारियों को सिर्फ शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन अगर हम शरीर की जो बीमारी है उसको हम इमोशन से जोड़कर देखेंगे और इमोशन पे काम करेंगे, अपने माइंड पे काम करेंगे, तो बीमारी तो बहुत आसानी से हील हो जाती है ना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी किडनी की बीमारी को ठीक किया है। डॉक्टर ने बोला कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ तक उतना ज़्यादा सीवियर केस भी ठीक हुआ है। तो अपने इमोशन पे, अपने माइंड पे काम करें, पॉजिटिव रखना सीखें और मिलेट्स खाना शुरू करें। 5 मिलेट जो हैं, मोटा अनाज, जौ, बाजरा, रागी के परिवार का, जौ, बाजरा, रागी नहीं। टोटल मिलेट्स 10 होते हैं, लेकिन उनमें से ये 5 मिलेट जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, अलग अलग बीमारियों में इन पांचों के अंदर ही अलग अलग का अच्छा रहता है। जनरली पांचों खा सकते हैं। किडनी के मामले में फॉक्सटेल और कोदो और लिटिल, इन तीनों का बहुत अच्छा महत्व है। तो आप इन पांचों का और उनमें इन तीनों का ज़्यादा सेवन करना शुरू करें। यूट्यूब पे आपको इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अमेज़न पे आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। 5 मिनट को खाने से हर एक बीमारी में और किडनी की बीमारियों में अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। गेहूं और चावल का प्रयोग आप धीरे धीरे कम करें और अगले 3 महीने में, अगर आपका विल पावर अच्छा है तो अगले 1 महीने में आप गेहूं और चावल को बंद कर दें या कभी कभार लें, है ना, जिससे पर्व त्यौहार पे लेते हैं वैसा। बाकी आपको मिलेट्स ही खाना चाहिए। मिलेट्स खाएंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे, तो आपका किडनी का बीमारी जो है ठीक हो सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में भी आपको थोड़ा सा 2-3 बता देता हूँ। K1 और K6, हमारे पैर में K1 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों पैर में इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको पता है कि मेरी कौन सी किडनी पे ज़्यादा असर हुआ है, उस पैर के K1 को ज़्यादा दबाना है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बार दबाने पर दर्द मिलता है, मामूली सा दर्द मिलेगा, तो उस पैर पे ज़्यादा कर सकते हैं। K1 के अलावा K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये हड्डियों के ऊपर है, हड्डी के नीचे, हमारे टखने के जस्ट नीचे होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते। हल्का हल्का दबाएं और काला रंग लगाएं। दोनों ही पॉइंट पे K6 पर काला रंग लगा के रखेंगे दिन के समय। तलवा नीचे दब जाएगा, छिप जाएगा, तो काला रंग उतना काम नहीं करेगा। K6 पे कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करेगी। K1 पे भी लगा सकते हैं, कुछ तो काम करेगा। दोनों पॉइंट्स को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। दबाते हुए अफर्मेशंस बोले, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। जो आप इस किताब को पढ़ेंगे, यू कैन हील योर लाइफ, तो सारे अफर्मेशंस आपको समझ में आएंगे। अफर्मेशन यानी कि सकारात्मक सोच। हमारी नकारात्मक सोच ही हमारी बीमारी को लाती है। अगर आप मन से अपने आप को ठीक कर लेंगे ना, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। बीमारियों को ठीक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल ज़्यादातर लोग मानते हैं, मेडिकल सिस्टम कहता है। तो अपनी सोच पर काम करना है। K1 K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन बोलना सीखिए कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मेरा विल पावर अच्छा है, मैं भरोसा है, मेरा भविष्य अच्छा है, मैं कर्म पे विश्वास रखती हूँ, जैसा मेरा कर्म है वैसा मेरा भविष्य है, मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए मेरा भविष्य भी अच्छा है ना। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस से अलग अलग बनाकर उसको बोलना है बार बार। लुई हे ने अफर्मेशंस को दिन में 500 बार बोलती थी। हम 100 बार तो कम से कम बोलें, और अगर आप 100 बार अफर्मेशंस को बोलेंगे तो उसका प्रभाव ज़रूर होता है। ध्यान में आप जब बैठते हैं, ध्यान से जब बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ज़रूर बोलिए अफर्मेशंस, है ना। ध्यान में हम अपने कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। सब कॉन्शियस से जब बाहर आए हैं और उस समय अफर्मेशंस बोला जाए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सुबह जगने के बाद बोल सकते हैं। जब भी आईने के सामने आप होते हैं तब अफर्मेशंस को बोल सकते हैं।
और इस अफर्मेशंस पे यू कैन हील योर लाइफ पे एक परिवर्तन की सीरीज भी मेरी है 15 वीडियोस की, आप उसे भी देखिए। यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा यू कैन हील योर लाइफ परिवर्तन PMC हिंदी या मेरा नाम, तो सभी 15 वीडियो आ जाएंगे। उसके शुरुआत के कम से कम 10 वीडियो अच्छे से देखिए और एक दिन में एक वीडियो देखिए नोट्स बनाते हुए। जो प्रैक्टिकल बताया जाएगा वो प्रैक्टिकल कीजिए। अपने बोलने के ढंग में, अपने सोचने के ढंग में बदलाव लाइए, तो आप ज़रूर हील हो जाएंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर रनीता जी, जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, और सर ने ये भी बताया कि जो परिवर्तन सीरीज़ है आप उसे हमारे YouTube चैनल पर देखिए। इसी के साथ यहाँ पर सर ने जिस बुक का यहाँ पर जिक्र किया, यू कैन हील योर लाइफ, इसे यहाँ पर आप पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि सर ने यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया है उससे आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। PMC हिंदी में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि हम हेपेटाइटिस पर बात कर रहे थे, तो सर मैंने यही पूछा था कि आखिरकार सर ये क्यों होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अनहेल्दी खान पान से, क्योंकि इन्फेक्शन जो बॉडी में आता है वो हमारे भोजन से भी बहुत आता है, तो उससे हो सकता है। कभी कभी कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं, हेपेटाइटिस बी जैसे, वो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और ब्लड में अगर टेस्ट नहीं किया जाए तो ब्लड के माध्यम से भी वो हमारी बॉडी में आ सकता है ना। तो हाइजीन, हर लेवल पे अगर हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को हेपेटाइटिस से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस होता भी है तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा फियर है इस बात पे, है ना, क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो मेडिकल में इसको क्योर करने का बहुत अच्छा हमारे पास सिस्टम नहीं है ना। वहाँ पर ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस ही करती जाती है। जो भी हीलिंग होती है वो नेचुरली ही होती है, लेकिन अगर हमारे पास राइट नॉलेज है तो हम उसको बहुत आसानी से उसको हील कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एनर्जी मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेडिसिन को समझने की आवश्यकता है। हेपेटाइटिस से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो सर आपने जिस तरह से कहा कि हमें हेपेटाइटिस से घबराने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो सर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि जो हेपेटाइटिस है, क्या सर ये ऑटो इम्यून होता है? कुछ हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून कहा गया है। ऑटो इम्यून का मतलब भी है, थोड़ा सा हम यहाँ समझ लें। ऑटो इम्यून, हाँ, हमारी जो इम्यूनिटी है, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, हमारी जो इम्यून सेल्स है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही अगेंस्ट काम करने लग जाती है। मतलब इसको बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर पुलिस वाले ही अगर हफ्ता मांगने लग जाएं, पुलिस वाले ही अगर गुंडा बन जाएं, तो उसको ऑटो इम्यून कहा जा सकता है। मतलब हमारी बॉडी में जो बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आया, तो उस पर अटैक करने के लिए एंटीबायोटिक सेल हमारे भीतर होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर वो एंटीबॉडीज ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएं और वो हमारे अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल्स पर अटैक करने लग जाएं, लीवर के सेल्स पर अटैक करने लग जाएं, तो वो लीवर को डैमेज कर देंगी, लीवर के कुछ सेल्स को डैमेज कर देंगी, लीवर ख़राब होने लग जाएगा। तो ऑटो इम्यून जो है हमारी बॉडी में कहीं भी हो जाता है, लीवर के केस में भी हो सकता है, तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होती है। और मेडिकल में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ऑटो इम्यून जैसे चीज़ों में हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मेडिकल में जब भी कोई बीमारी के नाम में ऑटो इम्यून आ जाता है तो ऐसा लगता है कि अब तो हमारे हाथ से अब चीज़ें बाहर निकल गई, अब जो होगा सो होगा, जो किस्मत होगी होगा। बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस, ऑटो इम्यून सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं, कोई भी बीमारी है, ऑटो इम्यून तो बहुत सारी बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, बहुत सारी बीमारियों में ऑटो इम्यून टर्म जब आ जाता है तो फिर होप इंसान के कम हो जाते हैं। बस अब लाइफ तो मैनेज ही किया जा सकता है, बीमारी तो अब लाइफ लॉन्ग रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको हमारे जो चक्रा के सिद्धांत हैं उससे समझें तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें हमारा बीच का जो चक्र है, प्रेम का जो चक्र है, हृदय चक्र, हृदय चक्र से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। और हमारा खुद से भी जो हमारा रिश्ता है वह भी हार्ट चक्र पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने ही आप से लड़ता है, अपने ही विचारों से जूझता है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो ये हार्ट चक्र का भी प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप से अगर नफरत करने लग जाए तो वो सुसाइड करना या अपने आप को नुकसान करने वाली कुछ एक्टिविटी करता है, तो ये प्रॉब्लम हार्ट चक्र की है। अगर हार्ट चक्र ठीक हो तो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है ना। खुद से प्यार करने को न्यू एज में जो ये अध्यात्म का जो विज्ञान है, इसमें सेल्फ लव को काफ़ी महत्व दिया जाता है। और ये सेल्फ लव की कमी ही ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है। यानी कि जब भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी आती है,
अगर वो व्यक्ति खुद से प्यार करना सीख ले, अपने हार्ट चक्र पे काम करे, तो ऑटो इम्यून बीमारी को भी हील किया जा सकता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसा कि आपने कहा कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर अक्सर देखने के लिए मिलता है कि जब भी हमें पता चलता है या किसी को भी पता चलता है कि उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है और हेपेटाइटिस को लेकर सर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल भी बना दिया गया है कि ये लाइलाज बीमारी है। तो सर क्या जिस तरह से लोग घबरा रहे हैं, क्या उन्हें वाकई घबराने की ज़रूरत है? और आपने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या यहाँ पर करना चाहिए? देखिए क्या हो रहा है ना कि जो मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम है एलोपैथी का ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उनमें सिर्फ एलोपैथी ही जो तो ज़्यादा चल रहा है। जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो बहुत छिटपुट है, बहुत थोड़ा है, और इस फील्ड को इनकरेज करने का कोई सिस्टम नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसमें तो हर एक व्यक्ति को खुद से ज़्यादा प्रयास करना होता है ना, जैसे लाइफ स्टाइल पे काम करना है ना, अपने माइंड पे काम करना है। इसके अंदर भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर भी बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन इसको इनकरेजमेंट उतना नहीं मिल रहा है। तो ये सिस्टम थोड़ा दबा रह जाता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छे इलाज हैं सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के और हेपेटाइटिस के। और अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर कोई बीमारी बड़ी है ही नहीं, हम बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन में कई सारे पेशेंट जो हैं वो हील हुए हैं, मतलब उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ मेन स्ट्रीम को, अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं, हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल, तो फिर ये बीमारी बड़ी है और फिर इलाज करना में मेन स्ट्रीम मेडिकल में हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं है। और फिर जब ट्रीटमेंट नहीं है तो लाइलाज बीमारी कहते हैं और फिर ज़िंदगी भर इसके साथ जीना है ना। वो इसमें सिचुएशन धीरे धीरे वर्सी होती है ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि इलाज तो है ही नहीं। थोड़े बहुत कुछ दवाइयाँ हैं और उनका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में जब हम बात करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स का भी बात करूँगा, उन पर काम करके, लाइफस्टाइल पे काम करके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट भी कहा गया हो, ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं। और इस बार की हमारी जो मैगजीन है पिरामिड ध्यान जगत, उसमें भी ये चीज़ हमने पब्लिश करी है। पुणे के हमारे एक पिरामिड मास्टर हैं, उन्होंने जब लीवर ट्रांसप्लांट कहा गया, उस वैसे सीवियर केस को भी उन्होंने अपने मेडिटेशन के माध्यम से और स्पिरिचुअलिटी के और भी कुछ दूसरे आयाम छोटे छोटे, लेकिन मेन मेडिटेशन होता है, उसके माध्यम से अपने आप को हील किया। लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ा उनको। जी सर, तो जिस तरीके से आपने कहा कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पर सिर्फ विल पावर से हम ठीक कर सकते हैं। सर कॉल यहाँ पर दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंडित है। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 83 साल है। जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। तो मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, उम्र को ख्याल रखते हुए, और मैं प्रतिदिन योगा, टहलना और योगा करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। ये मेरी आदत पुरानी है। मुझे तो केवल टेंशन का मरीज हूँ, लेकिन वो अंदर कंट्रोल होता है दवा खाने से। और दूसरी बात ये है कि मैं हृदय चक्र जो आप बता रहे हैं हाथ का, तो इसको हाथ पर और पैर में वो कौन से स्थान है जहाँ पर प्रेस करने से कुछ ऐसे हम कर सकते हैं। एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल ये है कि मेरा लड़का है 59 ईयर्स पे, वो हेवी ड्रिंकिंग हैबिट से गुजर चुका है। ड्रिंकिंग हैबिट तो काफ़ी कुछ मेडिटेशन से कंट्रोल हो गई है, और वो लेकिन कभी कभी वो थोड़ा बहुत लेते हैं। उनकी लिवर काफ़ी हद तक डैमेज थी, दवा से उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, काफ़ी कुछ फायदा है। अब केवल उनको लिवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो भी सत्संग में कोई तरह के क्रिया योग वगैरह ये सब में लगे रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NTPC में जॉब करते हैं। 1 साल उनकी सर्विस रहती है। कृपया उनके लिए भी कुछ उपाय बताइए कि कैसे हो तो थोड़ा बहुत जो ड्रिंकिंग हैबिट रह गई है उससे कैसे बच जाए, और साथ ही साथ लीवर के लिए क्या उपाय करें। लीवर के किसी भी प्रॉब्लम के लिए हेपेटाइटिस, अल्कोहल की कोई का टेंडेंसी
तो इसमें हमें चॉइस को बदलने की आवश्यकता है कि उनका विवेक जागृत हो, उनकी बुद्धि विकसित हो और वो वैसी चीज़ों को अपने शरीर में ना डालें जो उनके लीवर को, जो उनकी बॉडी को डैमेज कर रहा है ना। एक तरह से ये माइल्ड स्लो पॉइजन ही है ना। अल्कोहल जो है वो बॉडी को डैमेज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी विवेक नहीं जागृत है तो हम पैसा खर्च करके भी ऐसी चीज़ों को पी रहे हैं जो हमें शरीर को ख़राब कर रहा है भीतर से। तो यहाँ पे विवेक को जागृत करने के लिए आप सुबह में प्रार्थना कर सकते हैं और अपने ध्यान में उनको मानसिक संदेश भेज सकते हैं, सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन। सुबह जगने के तुरंत बाद आप ये प्रार्थना करें, पहले अपने लिए करें कि मेरी बुद्धि विकसित हो, मेरा विवेक जागृत हो, है ना। और उसके बाद अपने बेटे के लिए कि उसकी बुद्धि विकसित हो, उसका विवेक जागृत हो। अगर बुद्धि और विवेक विकसित हो गया, जागृत हो गया, तो कोई इंसान अपने बॉडी में अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं डाल सकता। विवेक को जागृत करने के लिए प्रार्थना का सहारा लीजिए सुबह के समय, और ध्यान के लास्ट में जब आपका ध्यान समाप्त हो जाता है, आप ध्यान से बाहर आ रहे होते हैं, उस समय उसको थॉट भेजिए कि ध्यान में बैठो, ध्यान करो। अगर ध्यान में वो बैठने लग जाएंगे, ध्यान को अच्छे से करेंगे, ध्यान अगर बढ़ेगा तो वो अल्कोहल नहीं ले सकते, है ना। और ध्यान के अलावा ध्यान से मिलता जुलता एक बहुत अच्छा अभ्यास है ब्रेथ वर्क। अगर ब्रेथ वर्क करने के लिए भी आप उनको मानसिक संवेदना भेज सकते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर आपने मेंटली उसको कहा कि ध्यान करो, ब्रेथ वर्क करो, फिर आप भरबली सामने से शब्दों से भी उनको बोलिए कि ब्रेथ वर्क करो, और वो करने से वो करने लग जाएंगे तो उनकी ये आदत जो है वो छूट जाएगी। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ, SP4 और LV3 पैर में दोनों पॉइंट हैं। SP4, इस SP4 पॉइंट को दोनों पैर में दबाने के लिए बोलना है, और LV3 लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर मेरिडियन का तीसरा पॉइंट है, इसको दबाना है। दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो ये उनको लिए हेल्पफुल रहेगा। जी, तो देखिए जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपने बेटे को कहिए कि वो या तो ध्यान करें या फिर ब्रेथ वर्क करें, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं लुधियाने से बोल रही हूँ। जी मैम, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे पित्ते विच पथरी है जी। हाँ जी, पेन वगैरह नहीं होंगी ते ਇਹਦਾ कोई है ट्रीटमेंट? अध्यात्म में हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है मंजीत जी, थोड़ा समझने की और करने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट कैसे है, वो स्वाध्याय से और माइंड को बदलने से है ना। जहाँ भी आपने ध्यान सीखा होगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपको यह बात आपको सुनने में ज़रूर मिली होगी कि ध्यान के साथ साथ हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि हमारे पास राइट नॉलेज आए। तो यू कैन हील योर लाइफ खरीदिए। किसी भी घर में बीमारी है तो यू कैन हील योर लाइफ किताब ये होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। जो जैसा लैंग्वेज पढ़ते हैं उनके पास वैसी किताब हो। यू कैन हील लाइफ पढ़ते हुए अपने माइंड पर काम करना सीखिए, अपने मन के विचारों को बदलिए। लीवर किडनी में स्टोन है। स्टोन किस चीज़ को प्रभावित के लिए होता है? स्टोन रुकावट है। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसमें रुकावट जाती है, वो स्टोन है रुकावट। जीवन में कहीं रुकावट नहीं होती। जैसी हम साधना करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी हम सेवा करते हैं, वैसी हमारे जीवन की गति होती है। तो रुकावट के कंसेप्ट को अपने लाइफ से डिलीट कर दें। अपने साधना पे, अपनी सेवा पे और अपने कर्म पर इफ़िशिएंसी बढ़ाएं और विश्वास बढ़ाएं, है ना। अगर आपको विश्वास अपनी मेडिटेशन पे है कि मेरा मेडिटेशन अच्छा चल रहा है और इस मेडिटेशन से मैं अपने आप को हील कर लूँगी, तो आप अपने आप को हील कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, तो सेवा पे विश्वास होगा। मैं ध्यान वाली हूँ, मैं सेवा वाली हूँ, मैं अपने आप को हील कर लूँगी। ये विश्वास सबसे बड़ी बात है हील करने में, हर एक बीमारी में, और किडनी के मामले में तो विशेष, क्योंकि किडनी का जो इमोशन है वो विल पावर ही है। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी हम काम कर सकते हैं। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो भी मैंने दिखाया था, इसी K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार मसाज करें दोनों पैरों में। ज़्यादा बाएं पैर में करें। महिलाओं के लिए बाएं पैर का K1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बाएं पैर में ज़्यादा करें। और दाहिने पैर में अगर दाहिनी किडनी में अगर स्टोन हो, अल्ट्रासाउंड से पता होगा आपको, तो दाहिने पैर का भी कर सकते हैं। तो
इन सभी चीज़ों पे काम करेंगे तो किडनी की स्टोन ठीक हो जाएगी। जी, तो मंजीत जी देखिए, जिस तरह से सर ने कहा कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, आप सेवा करिए, आप ध्यान करिए और अपनी विल पावर पर भरोसा करिए और आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए मंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हेपेटाइटिस जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, आपने ये कहा। दुनिया की कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। और सर, अभी मंजीत जी ने भी जिस तरीके से कहा कि किडनी में उन्हें स्टोन है और उनके मन में ये डर है कि शायद ये बीमारी जो है वो यहाँ पर सही नहीं हो पाएगी। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेपेटाइटिस या कोई भी बीमारी, उसमें सर हमारे लिए जो मेडिटेशन है या विल पावर है सर, वो कितना महत्वपूर्ण है? मेडिटेशन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विल पावर ही महत्वपूर्ण है। विल पावर और मेडिटेशन मिलती जुलती लेकिन दो अलग चीज़ है। विल पावर में हम ये समझते हैं कि विश्वास होता है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, कैसे करूँगा वो कैसे बाद में आता है। अगर विल पावर हमारा अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर लूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा वो बाद में आता है। तो विल पावर हमारा अच्छा होना चाहिए। किडनी के मामले में विल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक बीमारी में है। विल पावर अच्छा है तब हम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से हमारे चक्रास में एनर्जी आती है। मेडिटेशन से हीलिंग कैसे होती है उसको समझने के लिए स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखना चाहिए। पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्पिरिचुअल रियलिटी अपलोडेड है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में है। हमारे चक्रास में एनर्जी आती है, चक्रास की एनर्जी की हीलिंग अपने आप से होती है जब हम ध्यान में बैठते हैं, और जब चक्रास की एनर्जी की हीलिंग होती है सभी बीमारी ठीक होती है। तो हर एक बीमारी को हील होने में मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो विल पावर, विश्वास की हाँ हीलिंग हो जाएगी, हो सकती है, और फिर मेडिटेशन, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इस शो में हम बताते हैं, उन सभी को प्रयोग करना है, हीलिंग तो हो जाती है। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी मैम, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम भावना मानकतला है। जी भावना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं न्यू दिल्ली किदवाई नगर से बात कर रही हूँ। जी भावना जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल मैम, पहले तो मुझे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, वो आईसीयू में थे, तो मैं डायरेक्ट वहीं से सर के पास ये क्वेश्चन लेके गई थी। तो सर ने मुझे जो गाइड किया, और एक्चुअली वो ध्यान नहीं करते लेकिन मैं करती हूँ, तो मैंने एक दो बार कोशिश करी थी उनको ध्यान में कहने के लिए, लेकिन शायद उनका इस टाइप का टेस्ट नहीं है। तो मैंने यही सर को बताया, तो सर ने मुझे कुछ ऐसे चीजें बताई कि आप उनकी तरफ से भी ध्यान कर सकते हैं। तो फिर मैंने लगातार वो चीजें करी, और कुछ एक दो चीजें जो सर ने बताई कि आप उनकी तरफ से ये बोलिए और ऐसा करिए, तो उससे मुझे बहुत जादू ही मैं कहूँगी कि बहुत ही जल्दी उनको असर हुआ, और वो काफी अच्छे हो गए, और हम 2 दिन बाद ही घर में आ गए। अब जो भी रहा मैं ये नहीं कह सकती, पर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सर ने जो जो मुझे बताया मैं अभी तक वो सारा कर रही हूँ, और बस मैं यही थैंक्स ही करना चाह रही थी आज तो सर का। आगे मैं और क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे कुछ और भी फैटी लीवर के बारे में, अपनी डॉक्टर के बारे में पूछना है, पर अभी तो मैं बस बहुत बहुत सर का नमन ही करना चाह रही हूँ। थैंक यू सर सो मच। बहुत बढ़िया भावना जी, आपने कॉल करके हमें इन्फॉर्म किया। आपके जैसे लोग हमारे मोटिवेटर बनते हैं कि हम जो अध्यात्म के माध्यम से चिकित्सा कर रहे हैं ये तो प्रभावकारी है, इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप तो हॉस्पिटल में, मुझे याद है आपसे जो बातें हुई थी, क्योंकि आपका मामला जो थोड़ा नाजुक था, और आप तो हॉस्पिटल में काम करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ हैं, मेडिकल को जानते हैं नज़दीक से, मेडिकल सिस्टम को, है ना। मेडिकल सिस्टम में कितना फियर है, और उस फियर से हम अपने आप को बचा के रख पाएँ, और जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, स्पिरिचुअल मेडिसिन है, इसको जितना समझ के कर पाएँ, ये हमें रिजल्ट देता है। आपने रिजल्ट्स पाए हैं और पा रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। अगर आप बने हुए हैं अगर हमारे साथ अभी भी, तो फैटी लीवर के लिए मैं बता देता हूँ, फैटी लीवर जो है वो तो बहुत ही छोटी और मामूली चीज़ है। वेट हमें अपना नॉर्मल करना है। फैटी लीवर के मामले में ना, वेट अगर हमारा जो ज़्यादा होता है, जो हाइट के अनुसार से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से वेट को नॉर्मल करना फैटी लीवर में बहुत ज़रूरी है। वेट को नॉर्मल करना होता है, और साथ ही साथ वॉकिंग फैटी लीवर में बहुत अच्छा है ना। सुबह ही में या शाम में, अगर डेली समय नहीं मिल पाए तो वीकेंड पे हमें वॉकिंग करना चाहिए। जितना हम वॉकिंग करेंगे,
फैट हमारा उतना डिजॉल्व होगा। देखिए फैटी लीवर, लीवर के ऊपर फैट है एक आसान भाषा में, और हमारी बॉडी में फैट होता है तो मोटापा आता है। तो अगर हम फैट बॉडी में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं और हम वॉकिंग करते हैं। तो अगर फास्टिंग कर पाए, वैसे फास्टिंग करना बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा आसान है कि हम 16 घंटे का फास्ट करें। देखिए 12 घंटे से जब ज़्यादा का फास्ट करते हैं तो हमें उसको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर फ़ायदा हमें 16 घंटे में मिलता है। और जब 16 घंटे का फास्ट, यानी कि अगर हमने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया या 11 बजे ब्रेकफास्ट किया और उसके फिर हम 8 घंटे की विंडो में भोजन करें। 10 बजे किया है तो शाम के 6 बजे तक हम भोजन कर लें। 11 बजे किया है तो शाम में 7 बजे तक कर लें। हफ्ते में रोज़ नहीं कर पाएँ कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 दिन कीजिए, 1 दिन कीजिए, है ना। और फिर जब करने लग जाते हैं ना, एक हमारा रूटीन बदलने लग जाता है तो हम आराम से कर पाते हैं। और जब कुछ हफ्ते हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर चुके हों तो हमें महीने में कोई एक दिन, एकादशी के दिन, भारत में परंपरा है, थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, एकादशी के दिन कुछ लोग फास्ट करते हैं, या कोई भी दिन अपनी छुट्टी के दिन आप कर सकते हैं। तो फास्ट करने से भी बहुत बहुत फ़ायदे मिलते हैं ना। तो फैटी लीवर को बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ, LV2, लीवर 2, हमारे पैर में, पैर के अंगूठे के जड़ पे लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। इस LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से फैटी लीवर ठीक होता है। दोनों पैरों में LV2 का मसाज करेंगे और यहाँ पे कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। छुट्टी के दिन में जब घर पर हैं तो LV2 को लाल रंग लगाने से फैटी लीवर ठीक होता है ना। लेकिन अगर हम शूज़ पहने, सॉक्स पहने, कवर हो जाए, तब कलर थेरेपी काम नहीं करती। और रात के समय कलर थेरेपी काम नहीं करती, दिन के समय ही मेन काम करती है कलर थेरेपी। तो दिन के समय थोड़ा सा LV2 को मसाज करें और लाल रंग लगाएं तो फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत आसान, बहुत छोटी बीमारी है। जी भावना जी, तो देखिए जिस तरह से सर ने आपको बताया कि फैटी लीवर जो है वो बहुत ही छोटी बीमारी है। सर ने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जो पॉइंट्स हैं उन पर आपको काम करना है और आपकी जो ये समस्या है उससे भी आपको जल्द ही यहाँ पर ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। भावना जी, आपने कॉल करके हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया, सुनकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि सर ने जो कुछ भी आपको बताया है वो आगे भी आपकी उसी तरह से यहाँ पर मदद जो है वो करेगा। PMC हिंदी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे अभी विल पावर के बारे में, अभी भावना जी ने भी बताया कि उनके पति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, वो ध्यान नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने किया अपने पति के बिहाफ पर और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो सर, अभी हम हेपेटाइटिस के बारे में भी बात कर रहे थे। लोगों के मन में ये डर होता है कि ये लाइलाज बीमारी है, अगर वैक्सीन नहीं वो यहाँ पर लगवाएंगे तो शायद ये बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा या ये ठीक नहीं हो पाएगी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एनर्जी मेडिसिन इस तरह की बीमारियों को ठीक करने में कितनी लाभकारी होती है? एनर्जी मेडिसिन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। एलोपैथी से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मेडिसिन है, लाइफस्टाइल मेडिसिन है। पहले मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करता हूँ क्योंकि उसे समझना और करना ज़्यादा आसान है। लाइफस्टाइल मेडिसिन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस थोड़े से उसमें 6 पिलर आते हैं, है ना। और उसमें भी मेन डॉक्टर डीन ऑर्निस, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के एक तरह से फादर भी कहे जाते हैं, अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर ये मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और हार्ट ब्लॉकेज को बिना सर्जरी रिवर्स करने में 40 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन पर इन्होंने काफ़ी काम किया। तो 4 पिलर रखते हैं: हम क्या खाते हैं, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, हम कैसी नींद सोते हैं, और हम कितना चलते हैं, है ना। तो ये चारों पे हम ठीक से काम करें तो लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखना चाहिए। हम थोड़ा सा भोजन करें, हम अच्छे से एक्टिव रहें, हम चला करें खूब, 10,000 स्टेप्स आइडियली चलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो पाए, जितना मैक्सिमम चला करें हम। नींद अपनी पूरा करें और तनाव से मुक्त रहें। और इन चारों में भी तनाव सबसे बड़ी बात है। जितना तनाव से मुक्त रहेंगे सब बीमारी आप ठीक कर लेंगे। वाकई में सर, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि जितना हम अपने आप को तनाव से दूर रखेंगे बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। सर दोबारा से नाम दोहराएंगे? जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बनारस से। जी सर, सवाल पूछिए अपना। ऐसा है डॉक्टर कि हम मेडिटेशन करते हैं जी, और हमारे बच्चे के पास थोड़ा सा एलर्जी की प्रॉब्लम है सांस में जी। तो क्या हम जब मेडिटेशन करते हैं तो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर उनको कर सकते हैं? देखिए, पत्री जी ने आइडियली तो मना किया है ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने के लिए।
हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तकलीफ़ है हम उसी व्यक्ति को ध्यान सिखाएं। और अगर वो व्यक्ति ध्यान नहीं अभी कर रहा है तो हम सुबह में उसके लिए प्रार्थना करें। सुबह जगते ही मॉर्निंग में पहला विचार जो आपका आता है, पहला जो श्वास आपकी आती है, उसी समय आप प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मेरे परिवार का ये मेंबर जो है वो ध्यान करे, मेरे परिवार के हर एक मेंबर ध्यान करे, है ना। तो ये प्रार्थना अगर आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने करेंगे तो आप इसका प्रभाव देखेंगे, है ना। 1 हफ्ते आपने ये प्रार्थना कर ली हो, 2 हफ्ते कर ली हो, उसके बाद आप उनको वर्बली बोलिए, फिजिकली बोलिए, तो उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा आपकी बातों का और वो ध्यान करने लग जाएंगे। तो वो सबसे ज़्यादा मेन बात वो है। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा तकलीफ़ हो तो उनके लिए बिहाफ पे भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। और उनके वो लेटे हुए हों या बैठे हुए हों तो अपने ध्यान के लास्ट में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनके लंग्स पे हाथ रखकर ध्यान कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जी क्षितिज जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने बताया कि आप ध्यान कर सकते हैं उनके बिहाफ पर, लेकिन आपको उनके पास बैठकर ध्यान करना है जिससे उन्हें ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नीमा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? इंदौर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। वो है ना, मेरे पति को ना मिर्गी के दौरे आते हैं, उसमें ये जो आता है ना, ये पूनम या है ना इसमें, और है ना उनको गुस्सा भी बहुत आता है, ऐसे दुबले होते जा रहे हैं, दवाइयाँ भी दे बहुत सालों हो गए, 35 साल। नीमा जी, आप ध्यान करती हैं? आप ध्यान करती हैं नीमा जी? जी हाँ, हाँ जी। और पति आपके? वो नहीं करते। अभी अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, मैंने बताया कि प्रातः काल में हमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो ध्यान करें। जब प्रार्थना करते हुए 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हों, उनके बाद आप उनको वर्बली फिजिकली बोलिए कि ध्यान करो, तो आपके प्रार्थना का प्रभाव होगा और वो ध्यान करने लग जाएंगे। और अभी जो आपने मिर्गी का बताया, एपिलेप्सी फिट्स, इसके लिए हमें इस जगह पे नाक के जस्ट नीचे काला रंग लगाना है। दिन के समय जब वो घर पर हो, इस जगह पे काला रंग लगा दें, और ये 3 घंटे से 6 घंटे के लिए आइडियली होना चाहिए, जितनी देर घर पे रह पाएँ। घर से बाहर जाने वाले हो, पानी से पोंछ कर ये हट जाएगा। स्टेशनरी स्टोर से ये वाइट बोर्ड मार्कर मिल जाता है, तो ये काला रंग यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे लगाने में तकलीफ़ हो, शर्माए कि नहीं लगा सकते, तो अंगूठे पर लगाना है। और अंगूठे में यहाँ पे समझना है कि जैसे त्रिशूल होता है, त्रिशूल में जो बीच की लाइन होती है, यहाँ अंगूठे पे जो यहाँ पे 3 लाइन देखना है, और उसमें जो बीच की लाइन है वहाँ पर काला रंग लगाना है। मैं लगा के बता रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दोनों हाथों में ऐसे काला रंग सेंटर लाइन पे लगाना है। तो मेन तो यहाँ पे नाक के नीचे लगाने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं लगवाना चाहें क्योंकि कोई देखेगा क्या कैसा लगेगा, और कलर थेरेपी तो दिन के समय ही काम करती है, रात में तो काम करती नहीं है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये करेंगे तो इससे जो है वो मिर्गी के दौरे में कम आएगी। और जो आपने गुस्सा की बात बताई, ये गुस्सा जो होता है ना, ये लीवर के कमज़ोर होने से आता है। तो अगर वो आप ध्यान करने लग जाएंगे और लीवर उनका ठीक होगा तो उनका गुस्सा ठीक होगा। उनके बिहाफ पर आप भी इमोशन पे काम कर सकते हैं। अपने ध्यान के लास्ट में आप बोलिए कि मैं सबको स्वीकार करती हूँ, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, मेरे पति सभी को स्वीकार करते हैं। तो आपके सोचने का कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत तो उन पर होगा। आइडियल तो वो है कि वो ध्यान करें, वो समझें, वो बदलें, लेकिन चलिए उनके बिहाफ पे थोड़ा बहुत आप कीजिए। जी नीमा जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने बताया कि आप कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके जो उन्हें मिर्गी की समस्या है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। इसी के साथ आप ध्यान करिए और अपने जो आपके पति हैं उन्हें भी यहाँ पर पूरी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि वो भी ध्यान करें, क्योंकि ध्यान में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। जो ध्यान से जुड़ जाता है उसकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे यहाँ पर ध्यान के बारे में आपने बताया। सर दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले सर सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है गणेश पाटिल। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। सर सवाल पूछिए अपना।
मेरा सवाल ये था कि मुझे मैं अभी पीएमसी से जुड़कर मुझे 3-4 महीने हुए हैं जी। और मुझे 10-12 साल से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और अभी एक 5-6 साल से शुगर भी हुआ और उसके बाद में अभी 2-3 साल से मुझे एक्जिमा भी हुआ और अभी पाइल्स भी डिटेक्ट हुआ है। तो ये सब बीमारियां एक साथ ऐसे थोड़े थोड़े करके आ रही है, तो क्या करें इसके लिए? देखिए गणेश जी, जो सबसे पहली बीमारी है, पुरानी बीमारी है, उसका जब हम इलाज ठीक से नहीं करते हैं तो वो बीमारी बढ़ते जाती है और अलग अलग बीमारियां प्रकट होती हैं। जब हम दवाइयों से गोलियों को अपनी बीमारी को दबाते हैं, दवाई से बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, उससे बस सिम्टम मैनेज होते हैं, उससे बस थोड़ा सा लाइफ चल जाती है। अगर इलाज हो गया होता फिर तो दवाई बंद हो जाती ना। ये पंचर लगाने जैसा है कि गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर को लगा दो और गाड़ी चल रही है, वो बहुत अच्छा सिस्टम नहीं होता है। अच्छा सिस्टम ये होता है कि हम समझें स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य के नियमों को, अपने मन को, अपने चक्रास को, और उस पर काम करें। हम थोड़ा उपवास रखना सीखें, फास्टिंग करना सीखें। फास्टिंग, कंप्लीट फास्टिंग 24 घंटे की फास्टिंग मुश्किल लगती है तो आप 16 घंटे की फास्टिंग करना शुरू करें। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, और डायबिटीज़ का पर्सन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है। आप सुबह 10 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट अगर करते हैं, जब भी करते हो उसके 8 घंटे के बाद तक आपको जो खाना है सो खाना है। 8 घंटे के बाद, 8 घंटा जब ख़त्म होने वाला है उस समय अपना रात का भोजन थोड़ा जल्दी ले लें और फिर अपनी बॉडी को 16 घंटे का रेस्ट दें, कंप्लीट रेस्ट। 16 घंटे का ये जो रेस्ट मिलता है, इसमें बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करता है। जो बॉडी की, जो आपने एक्जिमा की तकलीफ बताई, एक्जिमा का सबसे बड़ा कारण है बॉडी में गंदगी। आप घर की सफाई करते हैं, दिवाली के समय ज़्यादा बड़ी सफाई होती है, हमारे शरीर की सफाई हो नहीं पा रही है, ये समझना है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे बॉडी की सफाई होगी और उससे एक्जिमा ठीक होना शुरू होगा। अगर आप इस डिटॉक्स को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर विजिट करें, किसी नेचुरोपैथ से मिलें, तो वो आप उनसे इनीमा का मेथड सीख सकते हैं। इनीमा के अलावा बहुत तरह के और डिटॉक्स करने के मेथड होते हैं। बहुत तरह की पट्टी होती है, मिट्टी का पट्टी होता है, लेप होता है, बहुत सारे डिटॉक्स के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं। फास्टिंग सबसे मेन मेथड है। जितना डिटॉक्स करेंगे उतना आपका एक्जिमा जल्दी ठीक होगा। बहुत लोगों का एक्जिमा ठीक हुआ है। एक्जिमा कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, मेडिकल से अगर से आप दवाइयों से सोचेंगे ठीक होगा, दवाइयों से एक्जिमा कभी ठीक नहीं होगा। दवाइयों वाली चिकित्सा पद्धति में एक्जिमा लाइलाज बीमारी है, लेकिन नेचुरोपैथी में, स्पिरिचुअल मेडिसिन में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्जिमा का बहुत सक्सेसफुल इलाज है। तो आपको जो पुरानी बीमारियां हैं, जो सबसे पहली बीमारी है, उसको सबसे ज़्यादा ठीक करना है। ग्राउंडिंग अपनी करनी है। बीपी जो है तनाव से आता है, तनाव मुक्त रहना सीखिए। मेडिटेशन करते हुए आप तनाव आपका थोड़ा जीवन में कम हुआ होगा, लेकिन और भी स्ट्रेस फ्री रहना सीखिए। लाइफ को ईजी लीजिए, लाइफ बहुत सीरियस मत हो। जो काम नहीं बने उसकी ज़्यादा टेंशन मत लें। ठीक है, भगवान को बोल दें भगवान तुम्हारी मर्जी, भगवान की मर्जी में अपने को सरेंडर कर दें, है ना। सरेंडर करना सीखेंगे, टेंशन से फ्री रहेंगे, है ना। और नंगे पाँव घास पे चलिए। किसी पेड़ को, जहाँ कहीं पार्क हो, कोई पेड़ हो, जो पेड़ अच्छा लगे उसको 5 मिनट हग कर लीजिए। बीपी के मरीज के लिए पेड़ को हग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है, हम पृथ्वी से जुड़ जाते हैं। हम आजकल हमेशा घर में रहते हैं, हमेशा पैर में जूते पहन के रखते हैं, ये हमें पृथ्वी से दूर कर देता है। हम ओरिजिनली हम पृथ्वी के साथ रहते थे, सूरज के साथ रहते थे। बीपी के मरीज के लिए पृथ्वी की संगत, जिसको ग्राउंडिंग बोलते हैं प्रॉपर मेडिकल के लैंग्वेज में, वो बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग से आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इन सभी पे काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। जी गणेश जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने कहा कि जो आपको एक्जिमा की बीमारी है उसके लिए आप फास्टिंग कीजिए, इंटीमेट फास्टिंग कीजिए, और इसी के साथ आप मेडिटेशन भी करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। गणेश जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मैं आशा कुमारी हूँ। मैम, नाम दोबारा दोहराएंगे? आशा कुमारी। जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पूर्णिया जिला से बोल रही हूँ। जी मैम, सवाल पूछिए अपना। हम पूछ रहे हैं कि हम जो है, मेरे सीने पे गांठ टाइप का कुछ लगता है।
पैर में कहाँ पर आशा जी? हेलो, सीने पे, स्तन पे। नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। सीना, स्तन पे, स्तन पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ, हेलो, स्तन पे हम बोल, स्तन पे ठीक है, बात आपकी बात समझ में आ गई है। डॉक्टर ने क्या बोला है? जांच भी कराई क्या गांठ की? नहीं, एक बार हम सर्जरी भी करा चुके हैं। अच्छा, सर्जरी करा लिए तो फिर उसी जगह पे थोड़ा सा निकल गया, लेकिन कोई चीज उसमें समस्या नहीं हुई जी, ठीक है। चलिए, आप अनुभव से सीख गए कि सर्जरी से भी फ़ायदा नहीं होता है ना। इसी बात पे मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही है ना, वास्तव में सर्जरी उतनी ज़रूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के एक सर्जन जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, इयान हैरिस, वो कहते हैं दुनिया में जितनी भी ऑपरेशन हो रही है उसमें 50% से ज़्यादा सर्जरी तो यूं ही फालतू फोकट में हो रही है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। आपके केस में भी आपने एक बार सर्जरी करा कर पता चल गया कि वो उसी जगह पे फिर से गांठ आ गई। पहली गांठ जिस कारण से आई, उस कारण को अगर हमने दूर नहीं किया तो सर्जरी काम नहीं करती है, गांठ दोबारा आ जाती है। वो गांठ क्यों आई, उसका कारण मेडिकल में नहीं है। डॉक्टर्स को नहीं पता होता ये गांठ क्यों आती है, उसका कारण पता होता है जो माइंड पे हम लोग काम करते हैं उनको। आप अपने आप से प्यार कम करते हैं, है ना। महिलाओं में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत कम महिलाएं अपने आप से प्रॉपर प्यार करती हैं। प्रॉपर प्यार करने को ऐसा समझिए कि अगर घर में किसी परिवार के सदस्यों को कुछ बनाकर खिलाना है तो खुशी खुशी आप खिला देंगे, लेकिन अगर खुद अकेले अगर भोजन बनाना है, खाना है, तो हम जैसे तैसे बनाकर खाएंगे, ठीक से नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, हम खुद को प्यार नहीं कर रहे। हम दूसरों को प्यार कर रहे हैं, दूसरों का केयर करने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम रूखा सूखा कुछ भी खा लेते हैं। तो खुद से प्यार करना बढ़ाना है आशा जी, ये बात समझिए। हमारा जो स्तन होता है, चेस्ट रीजन, ब्रेस्ट रीजन, ये हमारे नरिशमेंट से और सेल्फ लव से जुड़ा है। आप अपने आप को पोषण दें, अपने आप को केयर करें, अपने आप को प्यार करें। और लुई हेन ने तो इस पर बहुत बोला है। आप परिवर्तन सीरीज देखिए पीएमसी हिंदी पर, आप टाइप करेंगे यू कैन हील योर लाइफ पीएमसी हिंदी, तो वो सीरीज आ जाएगी। उस सीरीज के सभी 15 वीडियो को देखें, कम से कम शुरू के 10 वीडियो तो ज़रूर देखें। और उसमें आपको बताया जाएगा आईने के सामने सेल्फ लव का एक्सरसाइज। आईने के सामने जब भी जाएं, अपनी आंखों में देखते हुए बोलिए मैं खुद से प्यार करती हूँ। अगर आप खुद से प्यार करना सीख लेंगे, खुद से प्यार करना बढ़ाएंगे, तो वो आपको भीतर से हील करेगा। जो गांठ है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन चूँकि गांठ है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। हमारा जो हाथ में ये अंगूठे के नीचे जो ये जो मोटा हिस्सा होता है ना, जिसको पामिस्ट्री में शुक्र का एरिया कहते हैं, इसको आपको अच्छे से मसाज करना है। यहाँ पर मसाज करते हुए आपको किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे अगर दर्द मिले तो उस एरिया को विशेष रूप से मसाज करना है। और उस एरिया पे आपको लाल रंग लगाना है, रेड कलर, जहाँ पर आपको थोड़ा सेंसिटिव मिले। इस एरिया में दोनों हाथों में करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा या किसी और से करवाइएगा। तो जहाँ पर मिले उस जगह पे आपको लाल रंग लगाना है। लाल रंग लगाने से ब्लड सप्लाई बढ़ता है और जो गांठ है वो डिसॉल्व होती है। इसके अलावा ध्यान के लास्ट में भी, ध्यान से जब बाहर आ रहे हैं तो अपने स्तन पर जहाँ पर गांठ है वहाँ पर हाथ रखें और भाव करें कि ध्यान की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा से मेरा ये गांठ डिसॉल्व हो जाए। बिना हाथ रखे भी आप भाव कर सकते हैं कि ध्यान की जो ऊर्जा आ रही है उससे मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊं। तो ये भाव करने से भी, एनर्जी वर्क से भी प्रभाव पड़ता है। खुद से प्यार करें, एनर्जी वर्क करें, हील हो जाएंगे। जी आशा जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने बताया कि ध्यान करें और खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करने से आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि खुद से प्यार करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और अभी आशा जी ने भी बताया कि उन्होंने सर्जरी करवाई, उसके बाद भी जो ये बीमारी है वो ठीक नहीं हुई, दोबारा से गांठ बन गई। और अभी सर हम हेपेटाइटिस को लेकर भी इस तरीके की बात कर रहे थे। आपने सर यहाँ पर एनर्जी की बात की, तो सर वही मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से बीमारी उनकी ठीक नहीं हुई आशा जी की, तो एनर्जी जो है वो यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? एनर्जी तो सब कुछ है। हम जो है ऊर्जा से बने हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर से ज़्यादा ऊर्जा हैं।
जब तक हम इस ऊर्जा के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे अपने अनुभव के आधार पर, तब तक हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। हॉस्पिटल हमें कम से कम जाना चाहिए। जब भी कुछ हो, पहले हमें खुद से अपने आप को हील करने का प्रयास करना चाहिए। जब खुद से हील करने का प्रयास करेंगे, इसी में सब बीमारी ठीक हो जाती है ना। हेपेटाइटिस जो है, यहाँ पे लीवर की नाड़ी पे हमें काम करना है। लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो फैटी लीवर के केस में मसाज करने के लिए मैंने कहा था, उसी जगह पे हम काला रंग लगाते हैं। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को अपने LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाना है। LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर का दूसरा मेरिडियन पॉइंट है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV2 स्क्रीन पर दिखा दीजिए। पैर के अंगूठे के जड़ पे लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाने से हेपेटाइटिस को ठीक किया जा सकता है। लीवर 2 पर ब्लैक कलर लगाना है। लीवर 2 लीवर मेरिडियन का दूसरा पॉइंट, टीम LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे डेमोस्ट्रेट कर दीजिए। LV2 लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर 3 के आगे है, लीवर 3 के नाम से होगा। लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हैं, उस पर उतनी आवश्यकता नहीं है हेपेटाइटिस के केस में। थोड़ा बहुत हाथ से मसाज किया जा सकता है। लीवर 2 पे जो अभी स्क्रीन पे था, अगर आपको स्क्रीन समझ में नहीं आया, आप गूगल पे भी टाइप करेंगे लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट या LV2 एक्यूपंक्चर पॉइंट। जब भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे नाम और नंबर आता है, वो सभी स्टैंडर्ड के एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक ही बात है। एक्यूपंक्चर में बस हम सुई लगाते हैं, एक्यूप्रेशर में हाथ की मसाज से या कलर की थेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। तो LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर करने से हम हेपेटाइटिस को कम कर सकते हैं। और अगर बॉडी में अगर उस पेशेंट को फीवर आता हो, है ना, बहुत से कभी कभी लो ग्रेड फीवर, माइल्ड फीवर आता है, तब हम LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी ब्लैक कलर करते हैं। मतलब LI जो है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, इसका यांग मिंग मेरिडियन नाम है। LI10 और LI11 स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें LI11 को ब्लैक कलर करना है। LI10 को भी ब्लैक कर सकते हैं दोनों हाथों में, और सिर्फ ब्लैक कलर करें वो काफ़ी है। हम सिडेट कर सकते हैं। सिडेट करने का मतलब है लगातार दबाव देना। 2 तरीके से एक्यूप्रेशर होता है। एक में हम मसाज करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट या आगे पीछे मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट, और एक है सिडेट करना। सिडेट करने में हम लगातार कंटिन्यूस प्रेशर देते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी हो। दोनों हाथों में बारी बारी से LI11 को सिडेट करना है और बाद में वहाँ पे काला रंग लगा देना है। तो हेपेटाइटिस के केस में अगर फीवर आ रहा हो तो ये काम आता है। लीवर 2 का ब्लैक कलर करते हैं, और जो हमारा लीवर है वो नीचे से तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, उससे जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको हील करना है। उसको हील करने के लिए क्या करना है, जो सूर्यमुखी का फूल होता है और गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, इन दोनों फूल के साथ हमें ध्यान करना है। अपने घर में ये दोनों फूल लगाने हैं। हिबिस्कस का फूल तो बहुत आसानी से मिल जाता है, उसके साथ ध्यान करना है। हिबिस्कस का फूल हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा करता है। उसको देखने से भी उसका इफेक्ट मिलने लग जाता है। उसके पास हम 15 मिनट आधे घंटे बैठें और उसके पास बैठकर ध्यान करें। उस फूल को रिक्वेस्ट करें, उसको थैंक यू बोलें कि दुनिया में फूलों के कारण खूबसूरती होती है, इसलिए हम उसको थैंक यू बोलें। जिसको भी हम थैंक यू देते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। तो थैंक यू देने के बाद उसके साथ ध्यान करें, उससे रिक्वेस्ट करें अपनी एनर्जी को मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से जोड़ो, और सिंपल आनापानसती सांसों पर ध्यान करना है, तो उससे फ़ायदा होगा। और इन दोनों फूल के अलावा हिबिस्कस फ्लावर और सूर्यमुखी का फूल, इसके अलावा गुलाब का फूल भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुलाब का फूल से सेल्फ लव हमारा अच्छा होगा, हमारा हृदय चक्र मजबूत होगा, है ना, हम खुद से प्यार करेंगे। तो ये तीनों फूलों के साथ ध्यान करना है, तो इससे हमारा चक्र ठीक हो सकता है। चक्र को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप PMC हिंदी पर अलग अलग वीडियोस देखते होंगे। चक्रास की वीडियो आप देखिए, समझिए। चक्रा के प्रयोग में जहाँ पे मंत्र का प्रयोग आता है, हम मंत्र के प्रयोग को डिस्करेज करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हेपेटाइटिस को बहुत आसानी से हील किया जा सकता है। वाकई में सर, तो आपने दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि हमें अपने आप से प्यार करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उसे कहीं ना कहीं उससे लड़ सकते हैं, हमें ताकत मिलती है। सर, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरीके से सर ने बताया कि आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।